हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रीट यानी आरटेट। जो पहली बार आरटेट हुआ था ये 2011 में हुआ था। तो हम इस 2011 वाले पेपर को पूरा ही सोल्व करेंगे, जिसमें आपकी साइको प्लस हिंदी प्लस संस्कृत प्लस साइंस प्लस मैथ, और इसमें से कुछ सोशल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे वो बाद में सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये पेपर है। चलो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से सत्य नहीं है ये बताना है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित और श्रृंखला का अनुगामी है। ठीक है, मैंने छोटा कर लिया जिससे दिखाई नहीं दे रहा था। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी बात सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। और 4 नंबर ऑप्शन को देखना ध्यान से, विकास विशिष्ट से सामान्य होता है, जबकि ये गलत है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, क्योंकि इसने नहीं पूछा था सत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्या बना था? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, तो ये अवस्था है। तो यह अवस्था होगी 7 से 12 वर्ष वाली। ये अगर आपने पढ़ रखा हो जीन प्याजे की तीसरी अवस्था आती है मूर्त, जैसे कॉन्क्रीट बोलते हैं। ठीक है, तो वो स्टेज है ये। तो उसी में क्या होता है, मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बना था कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो पहला ऑप्शन क्या बनाता है? अभिभावक एवं अध्यापक का। दूसरा था सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। तीसरा था वंशक्रम एवं वातावरण का। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, क्योंकि ये योगदान पूछा है इसने किसका? मानव विकास का। तो दोनों का होता है, वातावरण का भी रहता है और वंशक्रम मतलब जो जेनेटिक्स माता पिता से जो भी लक्षण आते हैं उनसे संबंधित, दोनों से ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बनाता है कि निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? नहीं बताना है। तो पहला है सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलिनीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला। ध्यान रखना, आप कुछ सोच रहे होंगे कि उसने तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। वो बात सही है, उसने उसे सिद्धांत को हम सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक संचरण की बात नहीं कही है। ठीक है, अनुभव की बात की है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा खुद करके सीखेगा तो अनुभव उसे अच्छा होगा और सीखेगा भी। ठीक है, इसकी संतुलिनीकरण का मतलब होता है साम्यावस्था। कोई नया ज्ञान आता है तो पूर्व ज्ञान में संशोधन करते हैं ना, तो वही होता है संतुलिनीकरण, जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इंग्लिश भी दे रखी है इक्विलिब्रिएशन। ठीक है, तो इसे अकॉर्डिंग ये दोनों ऑप्शन तो है सही, लेकिन हमें नहीं तत्व बताना था, मतलब जो नहीं तत्व है तो वो सामाजिक संचरण तत्व नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन बना था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी। तो पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन देना। ठीक है, ये भी हो सकता है। 3 नंबर को देखो, सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। 4 नंबर ऑप्शन को देखो, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसमें से एप्रोप्रिएट जो सबसे अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की व्यू रचना होगी अधिक उपयुक्त, तो वो होगी 3 नंबर, सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, इससे अधिक सीखेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों और कमियों और रिक्तियों को तथ्य सहजता की विशेषता किस प्रकार के बालक में है। तो ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, सृजनशील बालक, इनमें से कोई। तो ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं सृजनशील बालक में। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, ये आपका जेन और ब्रूनर आपने पढ़ रखा है, तो उसमें 8 स्टेप होते थे। संकेत, फिर उसके बाद
श्रृंखला वगैरह ऐसे चलता था। तो उसी से संबंधित पूछा है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कूट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। तो लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी से टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? तो ये आप पर आता है श्रृंखला अधिगम। एक के बाद एक कोई क्रिया होती है तो उसे बोलते हैं श्रृंखला अधिगम। अगला देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। देखो बाह्य अभिप्रेरणा जानते हो, एक तो आंतरिक होती है, खुद से जनरेट हो, कहने का मतलब खुद से उत्पन्न हो। एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरों के कहने से कोई कार्य करे, वही बाह्य प्रेरणा हो गई। तो प्रशंसा एवं दोषारोपण ये बाह्य अभिप्रेरणा है, क्यों? दूसरे के द्वारा की जाती है। प्रतिद्वंदता, दूसरों को देखकर ही हम प्रतिद्वंदता करते हैं, ठीक है। पुरस्कार एवं दंड दूसरों के ही द्वारा दिया जाता है। परिणाम का ज्ञान ये भी दूसरों के थ्रू दिया जाता है। तो इस प्रकार ये सभी हैं जो बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी दे रखा है, तो जो इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाता 9 नंबर, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर तो सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, तो उसे कहेंगे हम सामाजिक अधिगम। ये विशेषकर ध्यान देना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण होता है, वो होता है अवधान संबंधी विकार। मतलब बच्चा कोई सीखने में अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं अवधान संबंधी विकार, ठीक है, डिसेबिलिटी। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है। तो व्यक्तिगत कारक का मतलब होता है खुद से संबंधित हो। तो वो खुद से संबंधित या तो परिपक्वता, जिसे मेच्योरिटी बोलते हैं, मेच्योरिटी, ठीक है, वो आयु एज हो गई, यही संबंधित है, बाकी सभी संबंधित नहीं है। किससे? खुद से। खुद का मतलब सेल्फ चीज़ से संबंधित होती है, चाहे अपनी बॉडी का पार्ट हो या खुद से संबंधित जो भी चीज़ होगी वो सभी सम्मिलित की जाएंगी, ठीक है। तो वो आयु प्लस आपकी परिपक्वता, यही है जो व्यक्तिगत कारक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित पूछा गया है। थॉर्नडाइक का मतलब उसने एक अंतरण के सिद्धांत दिए थे, तीन दिए थे, तो उनसे संबंधित है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर वह बल्लेबाजी के कौशल पर प्रभावित नहीं करता है, तो वो होगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनाता है कि निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखना। तो देखो, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण, लक्ष्य की ओर निर्देशन करना, ये तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा देखते हैं, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तिगत के विकारों से मुक्ति होना, और इन सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा ना वो पहला ही ऑप्शन होगा, यानी पूर्ण तो अभिव्यक्ति हो, संगतिकरण हो और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन करने वाला हो। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि फ्रायड और पियाजे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने क्या कहा था स्पेशल, किसके बारे में? व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। पहला ऑप्शन कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ठीक है, ये हो सकता है। कहा कि शेष अवस्था के अनुभव की अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्था सीमित रहती है, ये गलत है। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा गया, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन यही है जो इन्होंने बात की है, किसके बारे में? संज्ञानात्मक विकास के बारे में, ठीक है। इन्होंने यही सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक। अगला देख लेते हैं कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग करने के लिए किसे समान अर्थ में लिया, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगी सृजनात्मकता। ध्यान रखना, ये कुछ क्वेश्चन मुझे डाउट भी लग रहा है, क्योंकि हम अभिसारी की बात करते हैं तो वो अभिसारी की बात करते हैं तो बुद्धि से संबंधित होती है, जबकि अपसारी की बात करते हैं वो सृजनात्मकता से संबंधित होती है। लेकिन आंसर की में ये क्यों माना है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। आप इसकी खुद से सीखने की कोशिश करें, कहने का मतलब किसी के थ्रू जरूर सीखें इस चीज़ को, ये क्या चीज़ है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य नहीं है ये बताना है। रुचि जन्मजात और अर्जित होती है, बिल्कुल सही है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती है, ये भी सही है। रुचियाँ योग्यता अभिक्षमता से संबंधित नहीं होती हैं, ये भी सही है। अगला है, रुचियाँ व्यवहार एवं आकर्षण और विकर्षण से प्रतिबिंबित होती हैं, ये राइट
आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सत्य नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अभिवृत्ति है, मतलब इसे अभिवृत्ति को क्या बोलते हैं? एटीट्यूड, जैसे बोलते हैं हाव भाव, नज़रिया या शिष्टाचार। तो देखते हैं क्या होगा इसका। ऑप्शन पहला पढ़ते हैं कि भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक तो आएगा एटीट्यूड, अब आता है यहाँ पे एप्टीट्यूड, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 2 राइट होता, वो अभिक्षमता से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर होगा पहला ही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशाक्रम की भूमिका होती है, क्या होती है? वो नाम मात्र की होती है इसमें। ठीक है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशक्रम की भूमिका क्या होती है? नाम मात्र की होती है। अगला है जिन्हें इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार निम्न में से कहाँ पर होता है? वो होता है इदम, सेकंड फ्राइड की पहली अवस्था है। ठीक है, मन की 3 अवस्था बताई थी। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, वो दबाव से निपटने में सहायता करता है। अगला देख लेते हैं। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति निम्न में से किस युक्ति या में संतोषजनक होगी? मतलब रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी तो वो होगी अतिकल्पना, फंटासी। ठीक है, तो अतिकल्पना होगी जो शारीरिक रूप से विकलांग है या मतलब डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की हो शारीरिक संबंध, तो अतिकल्पना का मतलब होता है वो अपनी अतिकल्पना को यानी डिसेबिलिटी को छुपाने के लिए वो गवर्नमेंट जॉब पाले या अच्छी जॉब पाले, तो वहाँ से उसे संतोष हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन था कि बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया था। इस परीक्षण में कार्ड को प्रतिस्थापित किया गया था। किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? सजीव, पहला ऑप्शन सजीव के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवर को, पुरुषों के स्थान पर महिला को, या वयस्क के स्थान पर किसको? बालकों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, लोगों के स्थान पर जानवरों का प्रयोग किया गया था। और जो आप पढ़ोगे तो खुद इस चीज़ का अनुभव करोगे। सृजनशील के लिए पोषण के लिए निम्न में से सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि का उपयोग करना चाहिए? ये साइंस में चलती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसे विचाराविष्ट से बोलते हैं, विचाराविष्ट। ठीक है, अगला है कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ठीक है, जहाँ ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अगला चलते हैं। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम होती है, बिल्कुल सही है। आवश्यकता या अंतर्नोद समान नहीं है लेकिन बल्कि समांतर चलते हैं, ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियाँ जैविक बल होती हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के पहला हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो सही हैं, ठीक है, यही गलत है, तो यही पूछा है कि सही नहीं है, तो ये पहला ही हो जाएगा। ये कह रहा है आरटी एक्ट 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह मतलब हफ्ते भर का पूछा है, तो वो होते हैं 45 घंटे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आरटी एक्ट 2009 एक अध्यापक के लिए निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो, ये भी सही है। पाठ्यक्रम का संचालन का पूरा करना हो, ये भी सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पूरा करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ठीक है, जिसे बोलते हैं एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से सूचीबद्ध किया गया है, तो पहला ही इसका राइट आंसर होगा महिला के प्रति आदर और सम्मान। एनसीएफ 2005 में बात की गई है, किसकी बात की गई? ज्ञान स्थायी होता है, बिल्कुल सही है। दिया जाता है, ये भी सही है। ज्ञान का विकास होता है, बिल्कुल सही है। इसकी संरचना की जा सकती है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर वर्ष बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। नवीन ज्ञान की खोज होती है, ये गलत है। शैक्षिक परिस्थिति में विज्ञान का विकास होता है, ये भी गलत है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, यही होता है राइट आंसर। ठीक है, इसका यही होगा 3 नंबर, राइट आंसर 3 नंबर। अगला देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधारों को सुझाया गया है? ये होती है ओपन बुक एग्जाम, जिसे बोलते हैं खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी होना चाहिए, जैसे सीसी बोल देते हैं।
सामूहिक कार्य मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब राइट उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ये हमने कर लिए 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। ठीक है, ये पर्टिकुलर साइकोलॉजी के हो गए। अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन बना है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष नहीं है तो ये अघोष की बात कर रहा है, क्योंकि घोष नहीं है तो अघोष की बात कर रहा है। तो अघोष होता है वो 1 2, ठीक है, वो स्पर्श व्यंजन बोलते हैं ना, 25 होते हैं। तो उसमें 1 और 2 नंबर के क्रम पे रहता है। घोष रहता है 3 4 5 पे। यानी जैसे मैंने ले लिया च वर्ग, च छ ज और ज और य। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष नहीं है। तो इसका मतलब अघोष है। तो देखो च छ ज ज य, मैंने यही लाइन इसलिए लिखी क्योंकि आंसर यही होगा। ये ज ये दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, देखो ध्यान से, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है 1 और 2, मतलब 1 और 2 नंबर के सभी होते हैं अघोष। बाकी 3 4 5 ये सभी होते हैं घोष। तो अकॉर्डिंग टू मैंने अभी बता दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बाकी ये सभी घोष हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 4 5 के क्रम पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बना था, किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो कृपया में है, दृष्टि में है, कृष्ण में है, लेकिन रिवाज में नहीं है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से मैं निम्न बोल रहा हूँ, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार कहते हैं जो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को। जैसे ऊंट, स्वर के बाद ही आ रहा है ना अनुस्वार। ऊंट हुआ, आंचल हुआ, और भी देख सकते हो उदाहरण बहुत सारे हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है। ये है भारतेन, तो यही राइट आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद होगा भारत प्लस इंद्र, तभी तो होगा ई का यह, तो भारतेंद्र। तो ये हो गया। इसमें और बात करें और ऑप्शनों की, तो देखो सिंदूर में हो जाएगी दीर्घ, नारीश्वर में हो जाएगी दीर्घ, लोकेश्वर में हो जाएगी प्रति। ठीक है, 35 नंबर, वृक्ष छाया में कौन सी संधि है। तो वृक्ष छाया में संधि होगी, वो होगी वृक्ष प्लस छाया। ठीक है, तो अगर आपने कौन सी व्यंजन संधि पढ़ रखी है तो छ से पहले ये से छ आ जाए तो इसमें च में चेंज हो जाता आधे च में। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा जब ही लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रमशु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका होता है मूछ। अगला देख लेते हैं कि विपरीत अर्थ वाले या बोध कराने वाले शब्दों को हम विलोम कहते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, सिंपली क्वेश्चन आए। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलज होता है, अम्बुज होता है और पंकज होता है, लेकिन मन से नहीं होता है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द कौन सा है। वो होता है अन्यमस्क। ठीक है, अन्य मनस्क। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि अविदा शब्द शक्ति में वाच्य प्रकट होता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंदर गुण दोष आते हैं। ठीक है, अगला है मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया है। मतलब मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया है। तो इसमें से हमें विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या हो जाएगा, काली। ठीक है, काली ही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वहाँ मोहन की फिल इन द ब्लैंक्स कोई नहीं था, रेगिस्तान की पूर्ति के अलावा कोई नहीं था। क्यों, इससे तुक सही बन रही है इस वाक्य बनाने की। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक शब्द क्या है। तो एक संबंध बोधक है, ठीक है, संबंध बोधक। अगला देख लेते हैं, को और के लिए, ये संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये कारक चिन्ह था। उद्देश्य एवं विधेय किसके अंग होते हैं, ये वाक्य के होते हैं। उद्देश्य का मतलब कर्ता, विधेय का मतलब क्रिया। अगला है
तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। किस इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मैंने अभी बताया उद्देश्य का मतलब करता, तो इसमें सचिन तेंदुलकर मतलब तेंदुलकर है, वो क्या है? उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ये वाला जो चिन्ह है, ये विराम चिन्ह किसका है? ये अर्ध विराम का है। किसका है? अर्ध विराम का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? मतलब विशिष्ट चीज को, तो उसे हम कोष्ठक में लेते हैं। ठीक है, जो कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए। अवसर का लाभ उठाना, तो बहती गंगा में हाथ धोना, ये मुहावरा है। ठीक है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है मतलब रूढ़ा अटकाना। अगला देख लेते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ का हाथ, तो इसका राइट आंसर होगा अपने हाथ काम करना, और वही उपयुक्त होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त होगा। मतलब ये कोई क्या दे रखा है? लोकांक्ति दे रखी है, तो इसके लिए एक ही शब्द बताना है। ठीक है, के लिए उपयुक्त होगा। चोर चोर मौसी भाई, एक थैली के चट्टे बट्टे, केर वेर का संग, जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा एक थाली के या एक थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। जैसे ये बना है कि अधिसूचना का प्रकाशन होता है, तो अभी आने लगे हैं। जो पहले आते थे क्वेश्चन, अब तो नहीं आते हैं इस टाइप। मतलब ये किससे संबंधित है? पत्र लेखन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा राजपत्र या गजट। ये कह रहा है निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? तो निविदा सूचना का अर्थ होता है समान आपूर्ति करवाना। यह किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजना या भेजा जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन आदेश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका परिपत्र। ये आपको दे रखा है गद्यांश, तो गद्यांश से ये क्वेश्चन छांटने हैं। तो मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड या 40 सेकंड में पढ़ लीजिए, तब तक फिर क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का जो शीर्षक निकलता है वो निकलता है संगति। फिर पूछ रहा कोसंग का अर्थ क्या होता है? मतलब कोसंग का मतलब होता है बुरी संगति। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या बना है कि इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या निकलता है? केंद्रीय भाव निकलता है संगति का महत्व। ठीक है, इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन किसके कर लिए हैं? अब हिंदी के। अब बात करते हैं किसकी? संस्कृत के बारे में। और संस्कृत के क्वेश्चन होंगे 61 से स्टार्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं किसका? संस्कृत का पेपर। ठीक है, तो 61 से स्टार्ट हो रहे हैं 61 से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होना था कि ह वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह का होता है अकु विसर्जनम कंठा, तो ये होगा कंठ। ठीक है, तो ये सूत्र आपको 8-9 सूत्र होते हैं, वो रटने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मालूम होगा। ए वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है अ और एक होता है ई। तो हम जानते हैं अ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है अकु विसर्जनम कंठा, तो ये तो हो गया कंठा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं ई का। तो ई का उच्चारण स्थान होता है इचुसनम तालु। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें किसको? कंठ और तालु, तो ये बन जाएगा कंठ तालु। तो ये 3 नंबर ऑप्शन है, हो जाएगा राइट आंसर। अगला देख लेते हैं कि मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। तो मूर्धा किस में आता है? मूर्धा का मतलब हो गया ऋटुसानाम मूर्धा, ऋटुसानाम मूर्धा। तो ऋटुरसाणाम। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसमें देख लो कि कौन सा वर्ण ल नहीं आ रहा है, य नहीं आ रहा है, न नहीं आ रहा, तो र आ रहा है कि ऋटुरसानाम मूर्धा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं स्वराकति। स्वर कितने हैं? तो स्वर है 9 पाणिनि के अनुसार। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लघु स्वर बोल देते हैं अ ई उ र और री, ये तो आते हैं आपके लघु में। तो ये 5 होते हैं। 4 और होते हैं जिन्हें बोलते हैं संयुक्त, जैसे ए ऐ ओ औ, तो इन्हें बोलते हैं संयुक्त वर्ण। तो इस प्रकार ये टोटल 9 वर्ण हो जाते हैं जो स्वर हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूपम भवति। तो ये त्रिश बनता है इसका, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान देने की बात है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेदा सन्ति, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वेदा सन्ति। तो चत्वार वेदा सन्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूपम भवति। तो आपको रूप याद होगी तभी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लतासु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है पितृ शब्द से षष्ठी बहुवचन रूपम विद्यते। तो इसका राइट आंसर होगा पितृनाम। तब पे डबल रवाल छिड़ता है, ठीक है, पितृनाम। अगला देख लेते हैं। अस धातु लोट लगारा से मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। तो ये बनता है एदी, ठीक है, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। अगला है कि स धातु लट लगारा से उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति। तो स का क्या बनेगा, तो इसका जो बनेगा सहंति, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि कृत धातु लंग लकारा से उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा अकुरम, ठीक है, अकुरम। प धातु लृट, मतलब भविष्य काल में प्रथम पुरुष एक रूप क्या होगा, तो इसका जो रूप होगा वो होगा लट लगार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो वो होगा आपका पास्यंती। पठती पठत पठंती, तो पास्यंती हो जाएगा, क्यों, भविष्य में इससे लगती है। अगला देख लेते हैं। संस्कृत कति कारकाणि भवन्ति। संस्कृत में कितने क्या है कारक, तो वो 60, मतलब 6। अगला देख लेते हैं। बालक फिल इन द ब्लैंक्स विभेति रिक्त स्थान पूरयत। बालक सर्पात विभेति। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ये कह रहा है राक्षसा फिल इन द ब्लैंक्स ईर्ष्यन्ति स्म समुचिते पदे रिक्त स्थान पूरयत है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा देवेभ्यम, तृतीय विभक्ति बहुवचन। गोविंद शीर्षा खलवाट इत्यते रेखांकित पदे कारण स्पष्ट करोति। तो ये होगा अंग विकार, ठीक है, तृतीय विभक्ति होती है अंग विकार के रूप में कारक में, ठीक है। सत्यम अतिक्रम्य इतस समस्त सूचयते। ये कह रहा है इसका समुचित रूप क्या होगा, सत्यम अनतिक्रियम्य। तो इसका होता है यथाशक्ति। इसमें ये होता है कौन सा, अव्ययीभाव समास। गो सुखम इत्य समास, ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो इस हिसाब से ये विशेषता बताता तो वो हो जाता है, नहीं इस विशेषता नहीं बता रहा है, सॉरी गलती हो गई। गो सुखम मतलब गाय के लिए सुख, ऐसे बोल सकते हैं, तो तत्पुरुष होगा। त्रयाणाम लोकानाम समाहार समस्त पद वर्तते, तो इसे बोलेंगे त्रलोकी, ठीक है। इसे द्वि की समास होगा इसमें। पितरऊ इत्यस्य सब विग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माता च पिता च। बालक प्लस चलती इत संधि कुअपे। तो इसमें संधि होगी बालश्चति, ठीक है, विसर्ग में स आ जाता है। प्रे प्लस प्रेजते संधि विच्छेद कार्य, तो प्र प्लस ईजते हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कोष्ठी इत्यस्य क संधि। तो कोष्ठी में संधि होगी पूर्व रूप संधि, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कृष्ण संधि करणीय। कृष्ण की संधि क्या होगी, कृष प्लस न, तो क्या होगी कृष प्लस न। अगला देख लेते हैं। संस्कृतम इतस्य का उपसर्ग, तो सम उपसर्ग होता है। अगला देख लेते हैं। पच प्लस कत प्रत्यय युक्त पदम भवति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पक्वः। अगला है उत्थाय इतस्य का प्रत्यय। उत्थाय में कौन सा प्रत्यय होगा, उत्थाय में लेप प्रत्यय होगा, यह शेष रहता है। विवादेन रिक्त स्थान शुद्ध अव्ययेन पूरयते। तो इसका क्या होगा अलम विवाद है, ठीक है, अलम विवादेन। अगला है गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है संस्कृत अनुवाद करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ना किसका 89 का, तो वो होगा गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छयति। ठीक है, ये होगा राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, हम सबको सत्य बोलना चाहिए। तो हम सबको सत्य मतलब वयम माने हम सब, सत्यम वदेम, क्योंकि बोलना चाहिए ये आता है आपका लोट लकार, सॉरी विधिलिंग में आएगा, चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार में क्या होता है, ई की मात्रा चलती है रूपों में, तो उसके अकॉर्डिंग मात्र एक ही था जिसमें पहचान सकते थे कि ई इसमें दीर्घ है, तो अकॉर्डिंग टू विधिलिंग लकार के जो चाहिए अर्थ में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ए जो धातु के रूप में लगा हुआ है ए धातु में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पर लोट होता तो उसमें नीचे की तरफ ऊ होता, जैसे ये लगा है तुम, जैसे इसमें लिख रखा है वदंतु, तो वदंतु में ऊ लगा है तो ये लोट लकार का हो गया। ठीक है, अगर ए लगा है तो ये हो गया विधिलिंग लकार। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये हो जाएगा। संस्कृत हो गया। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट का। चलो देखते हैं 91 का जो है मैं केवल आंसर ही लगा रहा हूँ, इन्हें सॉल्व करूँगा तो बहुत समय लगेगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो ये बोनस मिला था इसमें सभी को, ठीक है, कि इसमें 2 आंसर हैं, आप खुद करके देखना, इसमें मालूम पड़ जाएगा 2 आंसर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 का जो राइट आंसर था वो था बी। ठीक है, 93 का आंसर था वो था आपका डी। ठीक है, 94 देखते हैं अब। 94 का आंसर था 5/7। अगला देख लेते हैं 95 का राइट आंसर था तो वो था आपका पहला ही। अगला देख लेते हैं 96 का जो राइट आंसर था वो था E=V, मतलब ऑप्शन नंबर 4। 97 का राइट आंसर था वो था बी। ठीक है, 98 का राइट आंसर था वो था सी। अगला देख लेते हैं 99 का राइट आंसर था वो था आपका बी था बी। ठीक है, ये वाला बी। अगला देख लेते हैं, अगला था 100 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर था वो था 25 सदस्यों की कमी, सी नंबर ऑप्शन। 101 का राइट आंसर था वो था सी। 102 नंबर का था बी और 103 नंबर का राइट आंसर था वो था डी। 104 नंबर का राइट आंसर था डी। 105 नंबर का राइट आंसर था वो था आपका बी। 106 नंबर, तो 106 नंबर का तो राइट आंसर बी है, वो सॉरी ए है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं 107 नंबर, तो इसमें 30, इसका राइट आंसर होगा सी 107 का। ठीक है, 108 का ए नंबर। ठीक है, 109 का राइट आंसर था आपका 20 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब यानी डी। 110 का बी, सॉरी 11 का बता दिया, 10 का होगा बी और 11 का होगा ए। ठीक है, 12 का देख लेते हैं। 12 का था जो आपका डी घनाभ। 113 का था सी 27 और 114 का था वो था आपका वी। अगला देख लेते हैं 115 का था सी। 117 का था, सॉरी हमने 15 की बात कर ली थी, 3 और 16 की बात करेंगे तो हो जाएगा स्तंभ ग्राफ। ठीक है, सी। 118 का, पहले 117 देख लेते हैं। 117 का था ए नंबर। वैसे देखा जाए ए तो नहीं होगा इसमें, ये डिलीट किया गया था क्वेश्चन, ये यानी या बोनस मिला होगा, क्यों इसमें 2 आंसर हैं इसलिए। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं 118। 118 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, और जो 119 है उसका राइट आंसर होगा बी।
खाना और मकान किराया और कपड़े की बचत है, ये बी ऑप्शन होगा। और लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट का जो 120 क्वेश्चन नंबर है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। चलो अब देख लेते हैं साइंस के क्वेश्चन। जो साइंस के क्वेश्चन क्या बने थे कि एक प्रारूपीय पादप कोशिका का केंद्रक कहाँ पे होता है, परिधि की ओर। अगर जंतु पूछता है तो केंद्र में होता है, ठीक है। कोशिकांग का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। समसूत्री सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज जिसमें कि लेप्टोप्रोटीन, डिप्लोटीन, बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं 6-7, तो उसके अकॉर्डिंग ये लंबी अवस्था मानी जाए। तो वायरस जनित रोग पोलियो हो जाएगा। भोजन की कमी जैसे रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। एड्स बीमारी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करेगी। क्रिया के सदैव विपरीत क्रिया न्यूटन का थर्ड नियम होता है, जैसे न्यूटन का तृतीय नियम बोलते हैं। कार्य करने की दर क्या होती है, कार्य करने की दर शक्ति होती है, शक्ति बराबर P बराबर W/T। इसका मात्रक होता है वाट, जो पूछा जाता है कंपटीशन में बहुत ज़्यादा। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो सूर्य से आने वाली विकिरण के माध्यम के लिए, तो विकिरण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ेगा हमेशा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड में। नेप्थलीन हुआ और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। मतलब 1 किलोग्राम यानी 1 kg को 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा लग रहा है। 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या 1000 कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना किसका, 32 नंबर का। तो 32 नंबर का राइट आंसर हम लगाएंगे 1000 कैलोरी, यानी 1000 कैलोरी की आवश्यकता होगी अगर 1 किलोग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो। चलो अगला देख लेते हैं कि एक उत्तली गोली दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा भी बनेगा, वास्तविक उल्टा भी बनेगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन होंगे इसमें। अगर एक आपतित घन प्रकाश की किरण के लिए यदि थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित कोण कितना होगा। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई दर्पण था, इधर से मान लो यहाँ से कोई प्रतिबिंब बन रहा है, कोई भी बन रहा हो, तो ये मान लो ये तो हो गया थीटा, ये प्रतिबिंब वो बिंब है, और इसका प्रतिबिंब अगर इधर की तरफ जा रहा है तो ये भी थीटा, यानी यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई, ये हो जाएगी 2 थीटा। मतलब यहाँ 2 थीटा पे घूम जाता है ये, तो राइट आंसर होगा भी। दूरदृष्टि मरीज के लिए कौन सा चश्मा उपयोग में लिया जाता है। तो भाई दूरदृष्टि के किसके लिए दूरदृष्टि होती है, वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और देख लेना इसका 136 नंबर का होगा 20,000 से हर्ट्ज, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होती है आवृत्ति वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, ठीक है। ध्वनि का तारतम्य तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करेगा। अगला देख लेते हैं, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अगला है, ये कह रहा है एक बल्ब है 100 वाट का, 200 वाट को एक ही 160 वाले वोल्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो शक्ति का ह्रास है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था मुझे, इसका आएगा 64 वाट राइट आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का भी है, विद्युत ऊर्जा, तो इसका भी होगा कि पावर का होता है। देखो इसमें मुझे कन्फ्यूजन पर, लेकिन 2 ऑप्शन होंगे इसमें, एक तो ऊर्जा का भी होता है और विद्युत धारा। चलो ठीक है देख लेना, फिर भी इसके 2 ऑप्शन राइट आंसर है इसमें। शक्ति होगा नहीं, विद्युत आवेश होगा नहीं, तो 100% यही होगा ऊर्जा और विद्युत धारा का, ठीक है। ये कन्फर्म मैंने कर दिया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यदि प्रत्यावर्ती धारा शिखर विद्युत वाहक बल F जिसे E0 बोलते हैं, ε0 वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल का होगा, या होगा E0/√2, यानी मतलब ε0 बोलेंगे, ठीक है। ε0 तो नहीं बोला, E0/√2 होगा राइट आंसर इसका 4। अपमार्जक
जटिल लवण है तो अपमार्जक जटिल, तो वो होगा सोडियम। अगला देख लेते हैं। टेक्स्ट और तस्वीर भेजने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? फैक्स का। धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का मतलब संकेताक्षर है जिसे किस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? वो डब्ल्यू के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं वो विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है, तो वो हो गई CO2। नाभिक का परमाणु क्रमांक निर्भर करता है, तो वो प्रोटॉनों की संख्या पर। अगर प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोया जाना चाहिए, वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न से प्राथमिक उपचार होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से पूरा पानी से धोना होता है। ठीक है, यही होगा राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु और दीमक, मक्खी, केंचुए उनका स्वभाव के अनुसार उन्हें रखा जाता है, उसे बोलते हैं टेरियम। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देश कार्य होते सही है। केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी सही है। प्राप्त उद्देश्य विद्यालय द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर पे 4 ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। नहीं पूछा है ना, उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान होते। देखो, उद्देश्य में समय लगता है प्राप्त करने में, प्राप्त उद्देश्य हम क्लास के अंदर हर क्षण पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे होते हैं, जल्दी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बात करेंगे हम सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी की। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी कराऊंगा, आप देखते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन बना था कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो वो है हमारी अनेकता में एकता। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण का परिणाम क्या होता है? नगरीकरण का परिणाम होता है ग्रामों से नगरों की संख्या और पलायन, जनसंख्या का पलायन। ठीक है, क्षेत्रीयतावाद मुख्य का कारण क्या है? क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक तनाव से। अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये डिलीट किया गया था। इसका आंसर तो माना था इन्होंने डी, उपयोग सभी पर। इसमें देखो चीज़ें गलती थी, इसलिए डिलीट कर दिया गया। अगला देख लेते हैं। भारत में गरीबों के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो भारत में गरीबी का कारण क्या नहीं है? शिक्षा। अगला देख लेते हैं। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण किया था? वो क्या था? बृहत स्नानघर। अगला देख लेते हैं। भारत में एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, यह किसका कथन है? तो यह है B.A. स्मिथ का। किसका? B.A. स्मिथ का। निम्न में से कौन सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? तो कहाँ से मिले थे? ये मिले थे मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अगला, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी मुख्य स्रोत कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है सिक्कों से। ठीक है भाई, गीता क्या है? वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग है या महाभारत का एक भाग है? तो ये महाभारत का एक भाग है। ठीक है, क्या? गीता। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम क्षेत्र में जो प्रसिद्ध व्यापार केंद्र था उसे क्या कहते थे? तो उसे बोलते थे हम, क्या बोलते थे? पैठन। पैठन। ठीक है, अगला देख लेते हैं 102 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो वो सारनाथ का स्तंभ है, वहाँ से लिया गया। ठीक है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते। पहान ने किस शासक के बारे में ऐसा कहा है? तो पहान ने कहा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत माने जाते हैं? तो पल्लव वंश के माने जाते हैं। ठीक है, किस भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों ने जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण किस काल में किया गया? मतलब पंजीयन, तो ये आपका मौर्य काल था जिसमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है फतेहपुर सीकरी, भरतपुर में।
नूह सिहिपर के रचनाकार कौन थे? तो आमिर खुसरो थे। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? तो ये आपका केंद्र गुलबर्गा में। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? संत दादू की मृत्यु हुई नारायणा। ठीक है। अगला है संत कौन है? जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो संत जाम्बोजी थे ना, उनका जन्म हुआ था, ये हुआ था आपके पीपासा। ठीक है। अगला है दस्तक शब्द का क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द का तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। अगला देख लेते हैं। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जो 1567 के समय, उसका शासक कौन था? तो उसका शासक था, वो था महाराणा उदय सिंह। ठीक है। किस मुगल बादशाह के कार को हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वो आपका अकबर को कहा जाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। कौन सी फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो कौन था? वो था टेवर्नियर। ठीक है। अगला देख लेते हैं। आईना-ई अकबरी अबुल फजल के मनसबदारों की कितनी श्रेणियों में उल्लेखित किया गया? तो वो आपका 66 श्रेणियों में उल्लेखित किया गया है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपका नाना साहब ने किया था। ठीक है। 1857 के द्वारा लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक कौन थे? तो माजा प्रवेश के लेखक थे आपके विष्णुवत गोडसे। महाराणा नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ये क्वेश्चन ठीक है। तो ये आपकी भाषा में लिखी। देखो इसका राइट आंसर तो मैं गुजराती कहूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है। तो बोनस मिला था सभी को इस क्वेश्चन में। ब्रिटिश की संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे अधिकार छीन लिए गए थे? तो ये आपके छीन लिए गए थे 1858 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित किया गया है। क्या किया गया है? तो इसका राइट आंसर तो 4 माना था, लेकिन फिर भी ये डिलीट किया गया था क्वेश्चन। ये डिलीट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 9 दिसंबर 1940 को। भारतीय संविधान 44 विभाग संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई थी? 6। पहले 7 हुआ करते थे। मतलब भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा हो। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? कहाँ पे? राजस्थान में LS लोकसभा सीट कितनी है? 25 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 10। क्वेश्चन क्या बना है अगला? कब भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? भाई कब चुना जाएगा? जब चुना जाएगा संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यू आकार की घाटी निर्मित कहाँ पे होती है? ये हिमानी में होती है। ठीक है। हिमानी द्वारा। पर्वतें किन चट्टानों में होती हैं? तो पर्वतें होती हैं वो अवसादी चट्टानों में होती हैं परतें। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभमंडल। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मृत सागर, जिसे डेड सी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था, तो भारत का कौन सा प्रदेश
प्रदेश कौन सा है जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो भूभाग से संबंधित कौन था? दक्षिण का पठार था शायद, यही होगा राइट आंसर। ठीक है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं आपके ज्वारीय वनों में। उत्तर भारत की शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है? ये कहलाती है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण होती है। समुद्री उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी है ये रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये सतलज नदी पर है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में ये है कोटा बारां में। राजस्थान किस जिले में टंगस्टन का सर्वाधिक उपयोग मतलब उत्पादन किया जाता है? वो नागपुर में किया जाता है। वर्षा का जल संग्रहण लाभदायक है भूमि का जल स्तर को बढ़ाने के लिए। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर कौन सा है? तो ये आपका है गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली का पूछा है ना, तो शेर होगा, शेरगढ़। ठीक है। अगला देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो वो था महाराव राव सिंह सेकंड। ठीक है। अगला है प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध सालिम सिंह की जो हवेली है वो जैसलमेर में है। किस जिले में गोगा मेडी का मेला लगता है? तो वो आपके हनुमानगढ़ में लगता है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, तो वो था आपका लोहागढ़ भरतपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन से? बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है। इस प्रकार हमने जितने भी टोटल आपके आरटेट में क्वेश्चन बने थे यानी रीट में 2011 में, तो वो कम्प्लीट ही क्वेश्चन किए हैं हमने, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने हिंदी भर रखी थी, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत भर रखी थी, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करवाएगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।